हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। डीएनए इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द सेल। जो डीएनए होता है वो बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर में, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ह्यूमन के बारे में, एनिमल, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कैरियर होता है ये। ठीक है, एक सेल के लिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया डीएनए, दूसरा हो गया आरएनए। अब जो डीएनए है वो एक टाइप का पॉलीमर है, मतलब ये बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना है। अब हम इसमें डीएनए में हम मोनोमर क्या देखते हैं? जो कि हम मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, तभी इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर को मिला के बनता है। जब ये तीनों बॉन्ड कर जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले आता है नाइट्रोजनस बेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो साइक्लिक होते हैं, जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग होती है। सिर्फ कार्बन ही कार्बन की नहीं, उनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा उस रिंग में। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, अब जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल रिंग होती है। ठीक है, इसमें आ गया हमारा एडेनाइन एंड ग्वानाइन। अब जो पायरिमिडीन्स होते हैं उनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल रिंग होती है, जिसमें आ गया हमारे थायमीन और साइटोसिन। दूसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट आता है पेंटोज शुगर। जो पेंटोज शुगर होता है वो 5 कार्बन की एक कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का एक कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है जो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है उसका बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, पेंटोज शुगर हमारा दूसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका फॉर्मूला है S3PO4। ठीक है, जिसमें P से 3 OH के बॉन्ड लगे रहते हैं और एक O डबल बॉन्ड के थ्रू उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनस बेसिस और जो पेंटोज शुगर मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। इट मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब हम न्यूक्लियोटाइड की चेन में या स्ट्रक्चर के आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है जो पेंटोज शुगर है उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होके वो एक टाइप का मोनोसेकेराइड है। ठीक है, अब जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब जो पेंटोज शुगर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अब हम यहाँ पे राइबोस का हम चेन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 5 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O कनेक्ट है और बाकी सारे OH ग्रुप लगे हैं। ठीक है, इसका हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा कैसे है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आप लोगों को आता होगा। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में एक ही डिफरेंस है कि जो कार्बन 2 है राइबोस में उसमें OH प्रेजेंट रहता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोस में OH प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे उसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। आप कार्बन 2 देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम डीऑक्सीराइबोस में देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन में OH नहीं है, ओनली H प्रेजेंट है। तो डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में बस एक ये छोटा सा डिफरेंस है जो हमें याद करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं वो कार्बन 1 से OH को रिमूव करके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो कार्बन 1 है वहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, आप देख सकते हैं डीऑक्सीराइबोस में OH है, वहाँ पे से OH H2O के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और वहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एडेनाइन दिखाया है। और इन नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट का एक कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है।
ठीक है, तो इसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। और शुगर और नाइट्रोजन बेसिस मिलके न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलके न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप में से जो फॉस्फेट ग्रुप है उसमें से OH रिलीज़ होगा और कार्बन 5 से H रिलीज़ होगा। H2 रिलीज़ हो जाएगा यहाँ पे और इनके बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। इनके बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम देखेंगे जो नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं वो होते हैं एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। लेकिन RNA में एक्सेप्शन होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियोसाइड में साइड बनाते हैं, मतलब शुगर से जब नाइट्रोजन बेसिस अटैच हो जाते हैं, तो हम इनको फिर एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन और थाइमिडीन और यूरिडीन करके बुलाते हैं। लेकिन जब ये न्यूक्लियोटाइड में बन जाते हैं, मतलब जब इनसे फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाता है और शुगर भी, तब हम इसे एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडिक एसिड एंड थायमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये सिंपली जब ये अकेले होते हैं तब इनको हम एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन कहेंगे, ठीक है ना। अब DNA इज़ अ हेट्रोपॉलीमर, मतलब ये एक पॉलीमर की चेन है और डिफरेंट पॉलीमर से मिलके बना हुआ है। अब हम यहाँ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, ठीक है। हमें पता है कार्बन 1 से नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है और कार्बन 5 से फॉस्फेट ग्रुप। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं तो कार्बन 3 रिएक्ट करेगा। आप याद रखना कि पेंटो शुगर में सारे ऑड पे सारी चीज़ें अटैच होती है। 1 जो कि एक ऑड नंबर है, वहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। कार्बन 3 जो कि एक ऑड नंबर है, वहाँ पे हमारा दूसरा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा जो कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होगा। कार्बन 5 पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे करके कार्बन 3 से H और फॉस्फेट ग्रुप के OH, वहाँ से H2 रिलीज़ होंगे दोनों के दोनों, और वहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये है इजी स्ट्रक्चर जो कि आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं कि बहुत ही इजीली होता है। अब जो 5' एंड और 3' एंड वो कैसे डिटरमाइन होता है। 5' एंड उस तरफ होगा जहाँ फॉस्फेट ग्रुप अकेला होगा, मतलब वो आगे कार्बन 3 से कनेक्ट नहीं होगा, फ्रीली होगा वो, ठीक है। उसको हम 5' एंड कहेंगे। 3' एंड उसे कहेंगे जहाँ पे जो कार्बन 3 होगा वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच नहीं होगा। आप देख सकते हैं कार्बन 3 लास्ट में सिर्फ OH है, वो कोई बाकी किसी फॉस्फेट ग्रुप से अटैच नहीं है, मतलब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं है, तो उसे हम 3' एंड कहेंगे। अब जो कार्बन 5 है, अब जो हमारा DNA होता है उसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है वो हमेशा फ्री रहता है, उसको हम 5' एंड कहते हैं। और जो कार्बन 3 का जो OH ग्रुप रहता है वो भी फ्री रहता है, वो न्यूक्लियोटाइड से, मतलब वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं रहता है, उस एंड को हम 3' एंड कहते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम में ये वाला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए तो पहली जो चेन होगी न्यूक्लियोटाइड की वो तो सेम रहेगी जैसे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो हम एंटी पैरेलल चेन बनाएंगे उसको हम 360 डिग्री रोटेट कर देंगे, मतलब उसको पूरा उल्टा कर देंगे। नाइट्रोजन की जगह पे हमें फॉस्फेट देखने को मिलेगा, मतलब जो अगर हम पहली वाली चेन से कंपेयर करें, और फॉस्फेट की जगह पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन बेसिस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एडेनाइन और ग्वानिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थाइमीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये हम ऐसे इसलिए, और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन बेसिस के बीच में मिलती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में देखने को मिलती है। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हमें फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में देखने को मिलती है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और हम देख सकते हैं कि 5' एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, 3' एंड में हमें कार्बन में OH ग्रुप फ्रीली दिख रहा है,
और दूसरी चेन में भी हम यही सीन देख सकते हैं। लेकिन जो चेन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, मतलब 5 एंड टू 3 एंड एक चेन होगी, दूसरी उसके उल्टी होगी, मतलब 3 एंड टू 5 एंड होगी। ठीक है, ये पूरा मॉडल हमें वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस डिस्कवरी के लिए। ये एक टाइप की एंटी पैरेलल चेन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है नेचर में, और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, अब आप जो ये डीएनए देख सकते हैं, जो कि एक डबल हेलिकल है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक यहाँ पे से लेके यहाँ तक एक पूरा एक टर्न होता है जिसमें वो 360 डिग्री घूमता है। जो 360 डिग्री जब वो घूमता है उसमें टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर्स मतलब नाइट्रोजन बेसिस के पेयर्स, मतलब 20 बेसिस होंगे। सिंगल हम देखें तो 20 बेसिस होंगे, और अगर हम पेयर्स में देखें तो हमें 10 बेस पेयर दिखेंगे। एक टन में का जो मेजरमेंट होता है उसको 3.4 न्यू एम होता है, मतलब 34 एंगस्ट्रॉन होता है डीएनए का। ठीक है, इसको हम पिच ऑफ डीएनए कहते हैं। दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, और जो एंगल होता है दो बेस पेयर्स के बीच में वो 36 डिग्री होता है। वॉटसन और क्रिक मॉडल में बस इतना ही था। आपको ये बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है, ये मेज़रमेंट याद रखना है, और ये एक स्ट्रक्चर है जो कि याद रखना है। ठीक है, बस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का ये लास्ट पार्ट था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।